जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम दो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन पार्टली लॉफुल एंड पार्टली अनलॉफुल। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कब ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल हो सकती है। उसमें हमने लिस्ट स्टडी की थी डिफरेंट सिचुएशंस की। खास तौर पे उस लिस्ट में जो लास्ट आइटम थी एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसकी फर्दर लिस्ट हमने डिस्कस की थी। यानी एक तो इलीगल एग्रीमेंट की लिस्ट थी, फिर उस इलीगल एग्रीमेंट के अंदर एक पॉइंट था एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसकी हमने लिस्ट डिस्कस की। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी 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 मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट इन्होंने कहा है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में तीन एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल है ए और बी, ए और बी के दरमियान में ए एग्री करता है टू मैरी बी। ये दोनों डायरेक्ट पार्टीज हैं जिनकी मैरिज होगी। लॉ कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ए और बी अलग-अलग शहरों में रहते हैं। ए अलग है, बी अलग है। एक है मैरिज ब्यूरो वाला या मैरिज ब्यूरो जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं। ये कहते हैं ए को और बी को कि आप हमें थोड़ा फीस दीजिए, हम आपका दूसरी पार्टी के साथ रिश्ता करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ये लैंड डीलर, प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, हम लैंड बाय करने वाले से भी कमीशन लेते हैं, सेल करने वाले से भी, और फिर इन दोनों को मिलवाते हैं। तो मैरिज जो ब्यूरो वाले हैं, जिसे ब्यूरो की बजाय लॉ ने वर्ड यूज किया ब्रोकरेज। ठीक है, लॉ कहता है मैरिज की ब्रोकरेज नहीं होगी। मैरिज की ब्रोकरेज नहीं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर की ब्रोकरेज होती है ना, मैरिज की ब्रोकरेज, ऐसे सारे एग्रीमेंट जिनमें मैरिज की ब्रोकरेज होगी, यानी कोई बंदा पैसे लेके एग्री करता है कि वो दूसरे का रिश्ता करवाएगा कहीं पे, ये सारे एग्रीमेंट वैलिड वाइड हैं। क्लियर। ए का डायरेक्ट बी से एग्रीमेंट वैलिड, दरमियान में ब्यूरो वाला, मैरिज ब्यूरो वाला आ गया। मैरिज ब्यूरो वाले के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो, यानी अगर मैरिज ब्यूरो वाला आपसे पैसे लेके कोई ऐसा वो शादी वगैरह नहीं करवाता, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि एग्रीमेंट वाइड था। मैरिज वाले दो एग्रीमेंट्स हो गए। तीसरा एग्रीमेंट सुन लीजिए मैरिज वाला, जिसमें एक थर्ड इंडिविजुअल, इसमें कोई मैरिज ब्यूरो वाला कोई नहीं है। ठीक है, और इसमें मैरिज करवाने की नहीं बल्कि करवाने की बात हो रही है कि जिसमें एक थर्ड पार्टी किसी एक पर्सन को कहता है कि तुम मुझसे दूसरे अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दो और मेरे से पैसे ले दो। तो लॉ कहता है ये एग्रीमेंट इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे एग्रीमेंट भी वाइड होंगे। ब्रोकरेज वाले एग्रीमेंट भी वाइड, जो मैरिज को खत्म करने वाले एग्रीमेंट हो ये भी वाइड। सिर्फ एक एग्रीमेंट वैलिड, क्या? जो डायरेक्ट पार्टीज के दरमियान में मैरी करने का एग्रीमेंट होगा, ये सिर्फ वैलिड है। क्लियर होगी मेरे पास? शाबाश। और की क्वेश्चन? एक मिनट। जो लॉयर्स होते हैं वो देखें, वो दूसरे कॉन्टेक्ट में आ जाए। बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया था एक ही चीज एक से ज्यादा लॉज में डिस्कस हो सकता है कि हो, और वहां पे वो अपोजिट भी हो सकती है। जैसे कल हमने इसकी क्या एग्जांपल पढ़ी थी? कल एग्जांपल पढ़ी है कंपटीशन एक्ट वाले। ठीक है, कि यहाँ पे वो कहता है कि प्राइस को रेगुलेट करना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहता है, कर सकती हैं पार्टीज, लेकिन कंपटीशन एक्ट में क्या कहता है कि नहीं कर सकती। तो हमने आंसर किसके मुताबिक करना है? जिसके मुताबिक उसने पूछा हुआ। ठीक है, तो कुछ लॉयर जो है वो पैसे लेके वो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स डील करते हैं, तो वो अलहदा कानून के मुताबिक ठीक है। हमने तो ये देखना है कि क्वेश्चन उसने किस लॉ के मुताबिक पूछा, उस लॉ के मुताबिक आंसर देंगे। जी, और की क्वेश्चन? इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एग्रीमेंट इन इटसेल्फ वैलिड है, कोई एग्रीमेंट अपने आप में वैलिड है, लेकिन अगर हमने उसकी इजाजत दे दी
तो उससे कोई दूसरा इलीगल काम हो जाएगा, कोई इलीगल। जैसे फर्ज कीजिए किसी बंदे के पास पैसे नहीं है, वो किसी दूसरे बंदे को कत्ल करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, मर्डर वेपन खरीदना है। अब मर्डर वेपन के लिए अगर लोन लेता है, वो लोन लेना इटसेल्फ गलत, वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं है। लेकिन अगर जो बंदा लोन दे रहा है उसे पता हो कि इस लोन से किसी का मर्डर किया जाएगा, तो उस सूरत में लोन देना भी इलीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ परमिटेड, यानी इफ लोन देना इज परमिटेड, तो क्या इट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ अदर। ये पाकिस्तान पिनल कोड, ये क्राइम एक्ट का बायस बनेगा, ये दूसरे लॉ की वायलेशन का बायस बनेगा, ये किसी दूसरी इलीगल एक्टिविटी का बायस बनेगा। तो इस सिचुएशन में जो लीगल वाला एक्ट होगा उसको भी लॉ क्या कहते हैं, वो एग्रीमेंट वॉइड कहा जाएगा। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए आप घर रेंट पे लेते हैं, वैलिड एग्रीमेंट है कि वॉइड है? अगर घर रेंट पे लेते हैं उसमें जुआ करवाने के लिए, अब इन इटसेल्फ घर रेंट पे लेना वॉइड नहीं है, लेकिन इफ परमिटेड, अगर इस केस में रेंट पे दिया, पता है पार्टी को कि जुआ होगा, रेंट पे दिया, तो इट वुड डिफीट अदर प्रोविजन ऑफ लॉ, ये किसी दूसरे लॉ को ब्रेक करने का बायस बनेगा। लॉ कहते हैं इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? इतना ना देखें, इतना ना देखें, सिर्फ लॉ को देखें। और कोई क्वेश्चन? अगर लोन देने वाले या घर बेचने वाले को ना पता हो कि लीगल एक्टिविटी, हाँ, अगर घर बेचने वाले को या घर रेंट पे देने वाले को ना पता हो कि इसमें इलीगल एक्टिविटी होगी, तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड है, फिर वो एग्रीमेंट वैलिड है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अगर जिस बंदे ने लोन दिया है उसको नहीं पता कि इससे कोई इलीगल काम होगा, फिर उसका कोई कसूर नहीं, फिर उसके लिए वो एग्रीमेंट वैलिड है। ठीक है, बाज़ औक़ात केस स्टडी में आपको बता देगा कि नॉलेज था उस पार्टी को, बाज़ औक़ात नहीं बताएगा, तो नहीं बताया तो आप दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। लाख हासिल है कि अगर उसे पता है तो ये एग्रीमेंट वाइड, अगर उसे नहीं पता तो इनोसेंट पार्टी है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा जी। अगर क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया तो जो बताएगा उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। मेरे अच्छा सॉरी, एक मिनट, एक लीगल पॉइंट बहुत अहम है, ये जहन में रख लीजिएगा। एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कोई लीगल एग्रीमेंट मैं नोट कर लेता हूँ। कोई लीगल एग्रीमेंट हुआ ना कमर्शियल, वैसे तो ये पर्सनल होते हैं, नॉर्मली पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन सर्च करूंगा, अगर मुझे कोई लीगल एग्रीमेंट मिला ना तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट लीगली ड्राफ्ट कैसे होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट लीगली ड्राफ्ट होता है ना, उसके अंदर कुछ शराइत भी होती हैं। एक तो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक पार्टी दूसरे को लोन दे रही है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके अंदर कुछ शराइत्स भी होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रीपेमेंट कब होनी है, डिफॉल्ट करेंगे तो क्या होगा, और जब तक लोन रीपे नहीं करते आप छोड़ के जा नहीं सकते। डिफरेंट क्लासेस होती है। रूल ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 क्लासेस हैं, उनमें से मेन कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम है, कोई इलीगल है क्लास, तो अगर वो अलहदा कॉन्ट्रैक्ट से हो सकती है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जाएगा। जैसे एक पर्सन ने दूसरे को लोन दिया, अब ये इन इटसेल्फ लोन वैलिड है। अब गैस कीजिए लोन दे दिया, उसके बाद उसने उसमें ये शर्त रखी कि जब तक लोन वापस नहीं करोगे तुम ये घर चेंज शिफ्ट नहीं कर सकते कहीं पे। ये अब पर्सनल लिबर्टी को रोका जा रहा है, और ये इलीगल होता है किसी को पर्सनल लिबर्टी से रोकना। लेकिन थोड़ा मुझे सोच के बताइए, इस लाइन की वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट जज के सामने पहुंचेगा, जज पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे क्रॉस कर देगा या सिर्फ इस कंडीशन पे जो इलीगल है क्रॉस करेगा? वो क्या फैसला करेगा जज कि आप घर छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं,
लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने लोन लिया जब वो नहीं पे करना, वो पे करना ही करना है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट कंडीशंस हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाए। अगर वो पार्ट सेपरेट किया जा सकता है, अगर वो पार्ट सेपरेट तो जो इलीगल वाला हिस्सा है सिर्फ उसको खत्म किया जाएगा, जो लीगल वाला है उसको इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में जैसे एक और आगे चल के आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एक जगह पे था अनड्यू इन्फ्लुएंस के केसेस में कि अगर किसी बंदे को बड़ी कोई पैसों की मजबूरी है और आप उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए उसको कहते हैं मैं लोन देने को तैयार हूं 1 लाख रुपया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 50%। मार्केट में हालांकि कोई 6, 7, 8, 10% चल रहा है, आपने कहा कितना होगा 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उसने मजबूरी के मारे ओके कर दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब पहुंचेगा कोर्ट में, बाद में उसने कहा जी मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था, जज के सामने कॉन्ट्रैक्ट पहुंचेगा, जज कहे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, साबित हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्री कंसर्ट नहीं है। गैस कीजिए क्या जज पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्रॉस कर देगा और कहेगा नहीं भाईजान ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म अब, क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला था। कि वो जिस कंडीशन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की गई थी सिर्फ उसको कैंसिल करेगा, सिर्फ उसको, वो अमाउंट जो पे करनी है उसको कैंसिल नहीं करेगा, वो जो इंटरेस्ट है उसको कैंसिल करेगा। 50% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, वो कहेगा 50% नहीं, कोई रीजनेबल हो, कोई 6 से 10% के करीब हो, वो ठीक है, वो 10% हो सकता है अलाउ करते। तो याद रखें अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो आपको 4-5 क्लासेस देता है, उनमें कुछ क्लासेस लीगल और कुछ इलीगल हैं, तो आपने क्या करना है, जब कोई इलीगल क्लास को आपने कैंसिल करना है, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, वैलिड है, ठीक है। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही किसी इलीगल चीज का है तो वो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड हो जाएगा। अगर किसी को कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मेन कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इलीगल है तो सारे का सारा ही खत्म। लेकिन अगर उसमें कुछ क्लॉजेज हैं, इंडिविजुअल कंडीशंस लॉ के खिलाफ है, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल कंडीशंस खत्म की जाएंगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया जाएगा। ये कंसेप्ट लॉ का ये रूल है, ठीक है जी। और कोई तो बाज़-औक़ात हम ना कहते हैं कंडीशंस होती हैं, तो 2 कंडीशन वैलिड है, एक इनवैलिड, तो आपने इनवैलिड के ऊपर कमेंट करना जी। और कोई क्वेश्चन? क्या चीज? कोलैटरल ट्रांजैक्शन, इसको क्या कंसेप्ट किधर ये वर्ड यूज हुआ है? सर वो कोलैटरल ट्रांजैक्शन कहाँ? क्वेश्चन में उसके एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या कंसेप्ट क्या है? रेलेवेंट लीगल प्रोविजन, उसमें कोलैटरल ट्रांजैक्शन ऑफ इलीगल एग्रीमेंट आल्सो बिकम वाइड। हाँ जी, कोलैटरल ट्रांजैक्शन, एक वर्ड यूज हुआ है, कोलैटरल ट्रांजैक्शन ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो वाइड। कोलैटरल होता है रिलेटेड, आपने अक्सर सुना होगा कोलैटरल डैमेज, जब कोई काम कर रहे हो अच्छा तो बाज़ औक़ात उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है, वो होता है कोलैटरल डैमेज। तो उसी तरह कोलैटरल ट्रांजैक्शन रिलेटेड डैमेज जो किसी एक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर मेन एक्ट आपका इलीगल है तो उससे रिलेटेड जो दूसरा एग्रीमेंट होगा, कोलैटरल ट्रांजैक्शन होगी, वो भी इलीगल ही समझी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल सुन लीजिए। इन भाईजान के साथ मैं एग्रीमेंट करता हूं कि कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, मैंने उसके ऊपर लगाया जुआ, अगर मैं जीत गया ना वो जुआ, तो मैं आपसे जो आपकी मोटरसाइकिल है वो 70,000 में खरीद लूंगा। अब ये बेसिकली मोटरसाइकिल खरीदने का एग्रीमेंट है, ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये कोलैटरल है, डिपेंडेंट है किसी इलीगल एग्रीमेंट के, वो इलीगल एग्रीमेंट है वो वाइड, तो इसका मतलब ये वाला एग्रीमेंट भी वाइड समझा जाएगा। यह है कोलैटरल एग्रीमेंट का। इसी तरह दो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, हम अपनी जिंदगी का आखिरी डाका डालेंगे और इसके बाद सारी जिंदगी शराफत से ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे,
लेकिन इस डाके में जो हमारी इनकम होगी वो 50-50% होगी। ये एग्रीमेंट कर लिया। अब उसके बाद अब उन्होंने डाका डाला, 50-50 आया, उसके बाद ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर दिया। अब ट्रेडिंग बिजनेस में एक पार्टनर ने सारे का सारा प्रॉफिट अपने पास रख लिया। क्या पहले दूसरे वाला पार्टनर इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स करवा सकता है? ट्रेडिंग बिजनेस वाला इन्फोर्स करवा सकता है। वो ट्रेडिंग बिजनेस वाला कोलैटरल है, वो ट्रेडिंग बिजनेस वाला कोलैटरल है। जिस चीज की बुनियाद ही गलत है ना, याद रखे, जिस चीज की बुनियाद गलत, उस बुनियाद के ऊपर जितने मर्जी एग्रीमेंट से खड़े करते रहे, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होंगे। ठीक है, कोलैटरल का मतलब ये होता है रिलेटेड उससे। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, 2-3 एग्जांपल और आपके साथ शेयर कर दूं। ये एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली में स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, क्रिएट मोनोपोली क्या है? मोनोपोली होती है एक मार्केट के अंदर सिंगल सेलर, सिंगल पर्सन चीजें सारी बेच रहा हो, उसे हम कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, लॉ इनकरेज करता है अगर मार्केट में एक से ज्यादा सेलर हो। अगर एक सेलर है, दूसरा कोई और सेलर खुद आना ही नहीं चाहता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा सेलर आना चाहता है और ये वाला सेलर उसको मना करता है एग्जिस्टिंग, ये है क्रिएटिंग मोनोपोली। ठीक है, और अगर मार्केट में 2 सेलर हैं या 3 सेलर है और एक बड़ा सेलर थ्रू एग्रीमेंट बाकी के सेलर्स को चाहता है ये मार्केट से निकल जाए, ये भी है क्रिएटिंग मोनोपोली। अब अगर मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए, लॉ कहता है वो वाइड होगा। यानी अगर एक मार्केट में बड़ा सेलर कोई मार्केट में किसी दूसरे एग्जिस्टिंग सेलर के साथ ये एग्रीमेंट करे कि तुम मार्केट से निकल जाओ, ये है एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। अगर इसके लिए पैसे दिए, ये लो 10 लाख और इस मार्केट में दोबारा ना आना, ये एग्रीमेंट टू क्रिएट, ये क्या है? वॉइड। अगर ये भाईजान मार्केट से उस वक्त निकल जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे इनका काम नहीं चलता, वापस फिर आ जाते हैं, क्या मैं लीगली इनको मना कर सकता हूं काम करने से? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? ये वॉइड था। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली वॉइड है। भाई ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसको एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी कहते हैं कि आप किसी को ट्रेड करने से रोक नहीं सकते। मोनोपोली में आप रोक रहे होते हैं ना उसको कि इधर आप नहीं रोक सकते। अच्छा, इसमें एक प्राइस की बात है। प्राइस की बात है क्या है वो सुन लें। एग्रीमेंट, ये समझ आ गई ना बात? मोनोपोली, एग्जिस्टिंग सेलर को पैसे दे के कहना मार्केट से निकल जाओ, ये क्या है? एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। अच्छा, दूसरी एग्जांपल क्या है कि इसमें एग्जिस्टिंग सेलर आपस में मिलके तय करते हैं कि हम ये ईद आ रही है, ईद पे कम हम जो जितने भी टेलर्स हैं उन्होंने एग्री किया कम से कम हम सिलाई जो फीस रखेंगे वो रखेंगे हम 2000 रुपये, इससे कम किसी को हमने उसके कपड़े सी के नहीं देने सारे। अब ये क्या क्रिएट मोनोपोली का केस है? मोनोपोली का केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें किसी सेलर को मार्केट से आउट नहीं किया जा रहा, बल्कि सारे सेलर मिलके आपस में प्राइस फिक्स कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि शायद कस्टमर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन लॉ इसकी इजाजत देता है। हाँ, एक पॉइंट इसका ध्यान में रखना है, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स की होती हैं, अगर गवर्नमेंट की फिक्स की हुई प्राइस की वायलेशन करेंगे ना ये, फिर ये एग्रीमेंट वाइड होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम जो सिलाई फीस होगी वो होगी 2500 और ये आपस में एग्रीमेंट करके तय करते हैं कि 2000 से कम पे किसी को नहीं हमने ये सर्विस देनी, ये एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है, वैलिड है। ये एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली तो नहीं है, बल्कि कौन सा एग्रीमेंट है? टू रेगुलेट प्राइसेस। हाँ, अगर ये कह दे कि गवर्नमेंट ने कहा है मैक्सिमम 2500 फीस चार्ज, ये कहें जी हम 3000 से कम चार्ज नहीं करेंगे, ये वाइड होगा। ये वाइड क्यों होगा? गवर्नमेंट की वायलेशन, लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन।
क्लियर हो गया? तो ये 2-3 एग्जांपल, एक मैरिज ब्रोकरेज वाली स्टूडेंट पूछते थे, वो मैंने 2-3 एग्जांपल से क्लियर कर दिया, और एक एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली वाली, ये भी मैंने 2-3 एग्जांपल से क्लियर कर दिया। अब बताइए इन कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है? सर मोनोपोली में अगर 10 लाख रुपए दिए मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, वाइड तो हो गया एग्रीमेंट, तो क्या ये 10 लाख हम दोबारा वापस ले सकते हैं? देखिए वापस ले सकते हैं कि नहीं, इसका मैंने आपको रूल बताया कि जनरल रूल क्या बताया, जब कभी कोई एग्रीमेंट वाइड होता है तो जो लिए दिए पैसे होते हैं, जनरल रूल है, जनरल रूल, वो लिए दिए पैसे वापस करने होते हैं, इसे कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट जब कभी वाइड एग्रीमेंट होगा बिल्कुल कर ले। हाँ, लीगल एक्शन नहीं हो सकता कि आप इसको इन्फोर्स करवाएं। जी कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं अपने होम असाइनमेंट की तरफ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? जी, promises forming consideration for each other, ये है एग्रीमेंट। When is an agreement considered to be void? When not enforceable। अच्छा, state the circumstances under which object of an agreement is considered to be unlawful। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है रिक्वायरमेंट में? अनलॉफुल, इसको अंडरलाइन कर लें। अनलॉफुल, तो बताइए कब अनलॉफुल होता है? क्या हम सिर्फ वो शुरू वाली 5-6 चीजें लिखें कि पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट्स भी लिखने चाहिए? हाँ, शुरू वाले क्यों बोला? मार्क्स कम है, मार्क्स कम है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है मार्किंग स्कीम अगर हम असेस करें, 1 नंबर होगा व्हाट इज एन एग्रीमेंट का, 1 नंबर होगा व्हाट इज एन एग्रीमेंट कंसीडर्ड टू बी वाइड का, और 3 नंबर हो गए सर्कमस्टेंसेस के। ठीक है, हर सर्कमस्टेंस के शायद आधा नंबर होगा, किसी एक जो बड़ी वाली है सर्कमस्टेंस सिचुएशन, उसमें उसने उसका 1 नंबर दे दिया होगा। 5 है कि 6 है? 5, हाँ जी। तो 4 ऐसी होंगी जो छोटी छोटी वाली 4 हैं, उनके आधे आधे नंबर उसने दिए होंगे, जो बड़ी वाली 1 है उसका 1 नंबर दे दिया होगा। या ऐसा भी हो सकता है 500 के उसने आधे आधे नंबर दिए हों, 1 नंबर दिया हो व्हेन इज कंसीडर्ड टू बी वाइड का, और 1.5 नंबर दिया हो व्हाट इज एन एग्रीमेंट का। मार्किंग आपने कोशिश करनी है क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले मार्किंग स्कीम ज़हन में बिठा लें। नेक्स्ट, Amir promises to obtain for Fakir employment in the public service and Fakir promises to pay 1,000 to Amir. Is this a valid contract? इसमें सबसे अहम लफ्ज कौन सा है जिसको अंडरलाइन करना है? पब्लिक सर्विस। करें पब्लिक सर्विस को अंडरलाइन। पब्लिक सर्विस से पता चल रहा है कि ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। ये वाइड है। क्यों वाइड है? रीजन क्या है? पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। Abid, Sajid and Amjad agreed to divide the cash obtained by tax refund on the basis of fake documents. अहम लफ्ज क्या हुआ? फेक डॉक्यूमेंट्स। टैक्स रिफंड अहम नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स अहम है। इसका मतलब है ये फ्रॉडुलेंट एक्ट है कोई फ्रॉडुलेंट। दे आल्सो एग्री टू इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस ऑफ आबिद फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ए ईयर। और फिर उन्होंने कहा इससे जो पैसे आएंगे उससे हम आगे कोई बिजनेस करेंगे। अब ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन होगी। मेन कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। कोलैटरल ट्रांजैक्शन में कह रहा है आफ्टर ए ईयर व्हेन साजिद एंड अमजद डिमांडेड देयर शेयर आबिद रिफ्यूज टू पे, कैन साजिद एंड अमजद रिकवर देयर शेयर फ्रॉम अमजद? क्यों नहीं? क्योंकि जो बेसिक एग्रीमेंट था वो वाइड था, किस वजह? इलीगल था। किस वजह से? फ्रॉडुलेंट नेचर की वजह से। अब उसके ऊपर जो दूसरे कोलैटरल डिपेंड कर रहे हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली वाइड हो गए। बी में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए 31। जी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट वो हमेशा वो आपको, लेकिन मैंने आपको बताया जनरल रूल होता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का। हर एग्रीमेंट में रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं होती, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ लेके नहीं जाना चाहता। अभी सिर्फ आप एग्रीमेंट के ऊपर कमेंट करना है आपने, एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं। एग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो बाद में क्या होगा वो हमारा करंट टॉपिक का हिस्सा नहीं होता। हमारा एक चैप्टर है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हमारा कोई चैप्टर है
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से कोई चैप्टर है? चैप्टर 9। तो ये चैप्टर बताएगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो फिर क्या करना, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या किस पार्टी ने किसको पैसे अदा करने हैं, कितने पैसे अदा करने हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 9। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है आप अपनी सोच को सिर्फ इस पॉइंट तक रखें कि एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। इससे आगे अभी ना सोचे, इससे आगे तो इसका मतलब है आप चैप्टर 9 का कंसेप्ट सोच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जी कादिर कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। देखें क्या कह रहा है, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, कि हमने बताना है वैलिड है कि नहीं, और एग्रीमेंट के ऊपर बताना है, ऑफर या एक्सेप्टेंस के ऊपर नहीं बताना। ठीक है, वैलिड है कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कादिर फेल्स टू पे हिज लोन एंड हिज हाउस इज ऑक्शन्ड फॉर रिकवरी। According to law, the defaulter यानी कादिर is prohibited to bid as he appoints an agent to bid for him and later transfer the house। अब देखिए कादिर खुद से तो बोली नहीं लगा सकता था घर की, लॉ मना करता है उसको, लेकिन उसने अपने एजेंट को अपॉइंट कर दिया। क्या एजेंट को जो अपॉइंट किया उसने, एजेंट का एक्ट प्रिंसिपल का एक्ट नहीं होता? तो क्या अब लॉ की वायलेशन, लॉ ने तो कादिर को मना किया था और वो एजेंट के थ्रू खुद ही ऑक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो क्या ये वैलिड है? ये क्या है? वैलिड, वाइड है। क्यों? इसको उसमें भी ले सकते हैं उस प्रोविजन, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ, कि अगर हमने एजेंट की इजाजत दे दी तो ये हमारी उस लॉ की प्रोविजन की वायलेशन हो जाएगी। तो ये इल्लीगल। एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? वाइड है, यानी वो जो ट्रांसफर हुआ होगा कासिम को दोबारा उसका घर, वो ट्रांसफर वैलिड नहीं है। शाबाश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पार्ट बी। बी में क्या कह रहा है जी, आबिद, साजिद एंड अमजद enter into an agreement of the division among them of gains acquired by them by fraud। क्या वैलिड है? कैसे वॉइड है? फ्रॉड है। फ्रॉड की वजह से अगर आपने फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट करते हैं जो वो वाइड होते हैं, तो ये एग्रीमेंट, अच्छा आप सिर्फ ये बताएंगे वाइड एग्रीमेंट है कि रीजन भी बताएंगे? रीजन क्या है? उन 5-6 में से कौन सी रीजन है? फ्रॉडुलेंट। शाबाश। सी, आजम being agent for a landlord, Azam being agent for a landed proprietor agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for Babar a lease of land belonging to his principal। अब देखिए एजेंट जो है उसका काम क्या है, अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करे? प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो पैसे लेके थर्ड पार्टी को ये कह रहा है, बाबर को, कि वो प्रिंसिपल के इल्म में लाए बगैर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। प्रिंसिपल के इल्म में लाए बगैर प्रॉपर्टी एजेंट क्या करेगा, किसी के नाम ट्रांसफर कर देगा। क्या वैलिड है ये एग्रीमेंट? वाइड है। ये तो प्रिंसिपल को, ये कौन सी प्रोविजन अप्लाई हो रही है आपके ख्याल में? फ्रॉडुलेंट। ये इसका एजेंट का फ्रॉडुलेंट बिहेवियर है प्रिंसिपल के साथ। समझ नहीं है, प्रिंसिपल की चीज है। ठीक है, छोटे इसको सिंप्लीफाई करते हैं एग्जांपल को। मालिक ने घर में नौकर रखा, नौकर ने हमसाये के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मालिक के इल्म में आए बगैर उसका लैपटॉप चोरी करके उसको बेच देगा। क्या ये वैलिड है? क्यों? इलीगल है, फ्रॉडुलेंट है। उसी तरह से सिमिलर एजेंट भी एम्प्लॉयज ही होते हैं और एम्प्लॉयज भी एजेंट होते हैं। एजेंट ने कहा थर्ड पार्टी से, मैं अपने प्रिंसिपल के इल्म में लाए बगैर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, उसकी कोई भी चीज है, प्रॉपर्टी से मुराद वो लैंड बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई एसेट्स भी हो सकते हैं, उसके इल्म में लाए बगैर वो दूसरे को सेल कर देगा। क्या ये वैलिड है? ये तो चोरी हो गई, ये वाइड है। इसको आप फ्रॉडुलेंट भी कह सकते हैं,
इंजरी टू पर्सन भी कह सकते हैं, इंजरी टू प्रॉपर्टी भी बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट कहां पे थे हम? डी। आबिद प्रॉमिस टू पे ₹100,000 टू साजिद ऑन एग्रीइंग टू पब्लिश ए डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट अरसलान। आबिद ने साजिद के साथ एग्रीमेंट किया कि वह अरसलान के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखे जिससे उसकी बदनामी हो, डिफेम हो। डिफेम का मतलब क्या? बदनामी हो। इंजरी, बिल्कुल इंजरी टू पर्सन वाइड है। ई, आबिद हु इज गार्डियन ऑफ तनवीर प्रॉमिसेस टू एक्सरसाइज। अच्छा, ये ई वाला भी मिलता जुलता है सी के साथ। इसमें वो एजेंट की बजाय गार्डियन है। वो कह रहा है आबिद हु इज गार्डियन ऑफ तनवीर प्रॉमिसेस टू एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस एज सच विद तनवीर इन फेवर ऑफ फरहान एंड फरहान प्रॉमिसेस टू पे ₹1,000 टू आबिद। अब गार्डियन कौन है ये आपको पता होता है? पता है, जब किसी माइनर के वालिदैन की डेथ हो जाए तो कोर्ट की तरफ से उसके रिलेटिव में से किसी को गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। गार्डियन का पर्पस, दो पर्पस होते हैं कि वो माइनर की देखभाल करे और दूसरा माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल करे, और जब माइनर एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंच जाए तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दे। ठीक है, इस लिहाज से हम गार्डियन को एक तरह का ट्रस्टी भी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी और गार्डियन को उसके हवाले किया गया कि परवरिश की जाए। अब इस गार्डियन का क्या काम है कि उसने किसके इंटरेस्ट में काम करना है? अपने पर्सनल इंटरेस्ट में या माइनर के? माइनर के इंटरेस्ट में। माइनर के इंटरेस्ट में काम करे, लॉ इसको शाबाश देता है। लेकिन अगर पर्सनल इंटरेस्ट में काम करे तो लॉ कहता है ये इसने अपनी जिम्मेदारी सही अदा नहीं की। यहां पे गार्डियन क्या कह रहा है, कर रहा है? वो थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि वो माइनर यानी तनवीर को समझा बुझा के, बहला फुसला के, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा के थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। ये एग्रीमेंट क्या होगा? ये भी एक तरह से फ्रॉडलेंट है। फ्रॉडलेंट भी कह सकते हैं या इंजरी वाले प्रोविजन भी अप्लाई कर सकते हैं। एफ, ए मैरिड वुमन वाज गिवन मनी टू ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड मैरी द लेंडर। लेटर द वुमन रिफ्यूज टू टेक डिवोर्स। पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल है, इमोरल। जी, इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्र ए सिटीजन ऑफ कंट्री एट वार विद पाकिस्तान। वाइड, कौन सी लीगल प्रोविजन? एलियन एनिमी। Anjum, who knows that Qamar has stolen goods amounting to ₹500, receive ₹100,000 from Qamar in a consideration of not exposing him. Void है, कौन सी लीगल प्रोविजन? स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। आई, Amir promises to obtain for Fakir employment in the public service. ये तो अभी सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। J, Asif entered into an agreement with his in-laws to never meet his children if they pay him ₹5 million. Instead of wide, reason क्या है? Parental rights. कि an employer and employee agree that employee cannot enter into any contract for 5 years, whether personal or professional in nature. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा? इंस्टेड ऑफ पर्सनल लिबर्टी। एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये भी वॉइड है। जी देखिए, प्रोफेशनल भी डिपेंड करता है। कुछ प्रोफेशनल एग्रीमेंट ऐसे हैं उनमें पाबंदी लगाई जा सकती है। जैसे जो मेरा कॉलेज के साथ एग्रीमेंट है उसमें मेरे पे पाबंदी है, जब तक मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं किसी और कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसे प्रोफेशनल एग्रीमेंट जो उस एम्प्लॉयर से रिलेट करते हो, उस एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तो वैलिड होते हैं कुछ केसेस में। ये एग्जांपल जो मैंने दिए ना, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन एक जगह पे आती है, इसलिए एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी।
ठीक है, लेकिन मेरे पे ये पाबंदी लगाए अगर कॉलेज कि मैं किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ये वॉइड है। सिर्फ कॉलेज उस चीज की मुझ पे पाबंदी लगा सकता है जो कॉलेज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। हर चीज की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो इसमें चूंकि हर एग्रीमेंट की बात, अगर सिर्फ प्रोफेशनल एग्रीमेंट पे पाबंदी, और प्रोफेशनल भी वो जो एम्प्लॉयर से रिलेट करता है, प्रोफेशनल भी कौन सा एम्प्लॉयर से रिलेट करता है, वो वैलिड होता। लेकिन हर एग्रीमेंट पे पाबंदी लगाना ये वाइड है। कौन सी प्रोविजन है? इंस्टेड ऑफ पर्सनल लिबर्टी। शाबाश। F5 nearby fuel station agree to charge price above the price fixed by regulatory authority. ये void है। क्यों void है? नहीं, ये एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली नहीं है, ये इलीगल है, अगेंस्ट लीगल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर यहां पे खत्म हो जाता कि 5 एग्री टू प्राइस चार्ज सेम प्राइस, आगे वाली लाइन ना होती, फिर ये एग्रीमेंट क्या होता? वही एग्रीमेंट टू रेगुलेट प्राइसेस होता। M Asif offered Basit to pay him ₹1 million if he procures a woman to marry his brother. ये कौन सा एग्रीमेंट है? मैरिज ब्रोकरेज का। शाबाश। और ये क्या है? वाइड। Aslan promises to pay ₹10,000 to Arif if it rained today, and Arif promises to pay ₹1,000 to Aslan if he did not. वेजरिंग एग्रीमेंट। तो वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? वैलिड के वाइड? क्यों? इलीगल है, लॉ मना करता है। वेजरिंग का मतलब बताया था भाई कल, जुआ। लिख ले और लिख ले। अच्छा, लिख नहीं रहा, कल फिर पूछेगा मेरे भाई। आप भी लिख ले। उसने तो पूछा, आप भी लिख ले। आप कहेंगे सर मैंने नहीं पूछा, क्योंकि आपने परसों पूछना है। सारे लिख ले। वेजरिंग का मतलब क्या है? जुआ। प्रोक्योर का मतलब अपने मोबाइल में जो गूगल है उसको अनइंस्टॉल कर पहले मेरा भाई। देखना तो है नहीं, तो सारे मतलब मेरे से पूछना है तो उसको अनइंस्टॉल करना, बल्कि मोबाइल मुझे दे दे। गूगल कर। प्रोक्योर का मतलब क्या है? प्रोफेशनल बनना से कर तो सही। गूगल प्रोक्योर का मतलब हासिल करना, बाय करना, परचेज करना। Habib agreed with Aslan that he will buy refrigerator from Aslan for ₹80,000 if Habib won a wager within next week. Why? क्यों? रेफ्रिजरेटर खरीदने का एग्रीमेंट भी कभी वाइड हुआ है? तो वेजरिंग का रेफ्रिजरेटर थोड़ी है, वो तो दूसरा है, कोलैटरल। ये लफ्ज सुनना चाह रहा था, कोलैटरल है। तो जो एग्रीमेंट है, ये जो ट्रांजैक्शन कोलैटरल है वाइड एग्रीमेंट के, वो ट्रांजैक्शन भी वाइड। क्लियर जी? आगे चलते हैं। 32 Naim was a treasury manager in Rahil Associates RA. Naim robbed ये किधर है? गूगल वाले भाई। robbed का मतलब क्या होता है? चोरी के। शाबाश। Naim robbed ₹100,000 cash from business. Rahil, owner of business, instituted legal proceedings against Naim. ओनर ने उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। Naim agreed to return the cash and Rahil agreed to withdraw the proceeding against him. उसने कहा जी मैं पैसे वापस करता हूं, आप अपना केस वापस लीजिए। Naim fulfilled his part of the promise, यानी नईम ने शराफत से पैसे वापस कर दिए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखिए पास पेपर का क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में वो बताता है कि किस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक करना है, किस लॉ के मुताबिक करना है, किस लॉ के। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एक्सप्लेन वेदर राहिल इज बाउंड टू विथड्रॉ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट। नहीं, क्यों नहीं भाई? उसको पैसे मिल तो गए, उसने वादा किया था। हाँ जी, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करें,
void है। 33, आसिफ स्टोर कैश एंड मर्चेंडाइज फ्रॉम ABC स्टोर। Basit, the owner of store, initiated legal proceeding against him. Asif contacted Basit with an offer to return the stolen cash and merchandise. If Basit withdraws the suit, Basit accepted the offer. Is it valid? ये वही पीछे वाला क्वेश्चन है। वैलिड एग्रीमेंट है? क्यों नहीं है? रीजन स्टिफनिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। बस जी, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आज का कंसेप्ट है हमारा पहला, ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन पार्टली लॉफुल पार्टली अनलॉफुल, पार्टली लॉफुल पार्टली अनलॉफुल। जो कल हमने पढ़े थे उसमें और आज वाले एग्रीमेंट्स में क्या फर्क है? वो सारे के सारे अनलॉफुल होते थे, ये है पार्टली लॉफुल। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा थोड़ा लॉफुल हो, थोड़ा थोड़ा अनलॉफुल हो, तो क्या उसे इन्फोर्स करवाया जाएगा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा करवाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं। कौन सा पार्ट करवाया जाएगा, कौन सा नहीं? लीगल पार्ट करवाया जाएगा, जो लीगल नहीं लीगल। बेसिक कंसेप्ट ठीक है। अब सुनिए इसमें आगे लॉ क्या कहता है। कहता है इफ लीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड, अगर लीगल पार्ट सेपरेट हो सकता है इलीगल से। कुछ पार्ट्स होते हैं सेपरेट हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सेपरेट, अगर सेपरेट हो सकता है तो लीगल पार्ट कैन बी इन्फोर्स, लीगल पार्ट इन्फोर्स करवाया जाएगा। और अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो सकता, होल एग्रीमेंट इज वाइड। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल सुने। फर्स्ट कीजिए इन भाईजान को मैं अकाउंटेंट के तौर पे रखता हूं और एग्रीमेंट ये हुआ कि इन्होंने डे टाइम में राइस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और इन्होंने हमारी डे टाइम की ट्रेड का सारा रिकॉर्ड रखना है, और साथ ही साथ इवनिंग में नाइट टाइम में हम अफीम की भी ट्रेडिंग करते हैं, उसका भी उन्होंने हिसाब किताब रखना है। अब जो इन्होंने सैलरी पूछी तो मैंने कहा सैलरी दोनों कामों की, दोनों शिफ्ट की, पहली शिफ्ट और दूसरी, दोनों की 1 लाख रुपया पर मंथ। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? वाइड, पूरे का पूरा वाइड कि आधा वाइड? सर सेपरेट नहीं कर सकते सैलरी। कौन सा हिस्सा अफीम वाला वाइड है? क्या अफीम वाले हिस्से को राइस ट्रेडिंग वाले हिस्से से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा मुझे कर सकते हैं? कितने पैसे होंगे राइस वाले, कितने अफीम वाले? तो कहाँ लिखा था 50,000? ओ भाईजान 50,000 कहाँ? आपने शायद कभी यहाँ तो राइस का काम नहीं किया या अफीम का नहीं किया। अफीम वाले काम के 90,000 दे रहा हूं मैं उसको, राइस वाले काम में इतना मुनाफा कहां से आ गया? तो ये चूंकि एक ही कंसिडरेशन है, ये दोनों सेपरेट नहीं है, इसलिए लॉ क्या कहेगा? होल इज वाइड। अच्छा अगली एग्जांपल सुने। मैंने इनसे कहा कि अब आपने बताना है, ये भी पार्टली, सारी एग्जांपल पार्टली वाली होंगी। मैंने इनसे कहा भाईजान मॉर्निंग में आपने राइस ट्रेडिंग का अकाउंट्स रखने हैं और इवनिंग में अफीम के। मॉर्निंग के काम के 20,000 पर मंथ मिलेंगे, इवनिंग वाले के 80,000। बता, एक ही एग्रीमेंट में दोनों चीजें तय की। अब सेपरेट किए जा सकते हैं, अब सेपरेट तो कौन से वाला इन्फोर्सेबल होगा? लीगल पार्ट राइस वाला, लीगल पार्ट राइस और अफीम वाला इन्फोर्स नहीं होगा। अच्छा अब सुने आखिरी एग्जांपल जो उसने रिसेंटली केस स्टडी में भी एग्जाम में टेस्ट किए थे। मैंने इनसे कहा आपको 1 लाख रुपया दूंगा। उन्होंने कहा जी बदले में क्या करना होगा? मैंने कहा 2 शिफ्ट है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर ले, या तो राइस की काउंटिंग कर लीजिएगा या अफीम की काउंटिंग कर लीजिएगा। राइस की करेगा तो वैलिड होगा, और ये एग्रीमेंट अफीम के लिए वॉइड है, और राइस अफीम की डीलिंग नहीं हो सकती, और राइस के लिए
वैलिड है। ठीक है, अगर ये राइस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं, और फीम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इन्फोर्स नहीं करवा सकते। यही उसने एग्जांपल्स दी है कि अल्टरनेट प्रोमिसेस बीइंग इलीगल। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अल्टरनेट प्रोमिसेस का मतलब क्या है, या तो ये कर लो या राइस कर लो या अफीम कर लो। तो अल्टरनेट प्रॉमिस हो, दोनों में से कोई एक काम कर लो, तो लीगल प्रॉमिस वैलिड और इलीगल वाइड। क्लियर? एक और एग्जांपल सुनिए, डिपेंडेंट प्रोमिसेस बीइंग इलीगल। डिपेंडेंट को कोलैटरल का नाम हमने थोड़ी देर पहले दिया, डिपेंडेंट बीइंग इलीगल। ठीक है जी। उसने कहा कि एक बंदे ने घर बेचा, उसने कहा जी कितने का? घर जी 1 करोड़ का। डीलिंग हो गई, लेकिन अब जो घर बेचने वाला ना उसने कहा सर जी ये घर ना 1 करोड़, लेकिन ये बड़ी आइडियल लोकेशन पे है, पुलिस छापा मारे ना तो पुलिस के आने से पहले हम सारे यहां से साथ ही निकल जाते होते हैं, तो पुलिस कभी भी हमें आज तक पकड़ नहीं सकी, बड़ी आइडियल। इधर जुआ करवाना है ना आपने, बेहतरीन जगह है। अगर तो रहने के लिए घर चाहिए तो 1 करोड़, अगर जुआ करवाएंगे तो बाद में फिर 2 करोड़ और देने पड़ेंगे, 3 करोड़ में सौदा होगा। उन्होंने डील कर ली। अच्छा, अब इसके बाद 1 करोड़ रुपया पे कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए लेना, जुआ नहीं करवाना, और बाद में जुआ करवाना शुरू कर दिया। क्या पहली पार्टी 2 करोड़ रिकवर करवा सकती है? क्यों? एग्रीमेंट में तय तो किया था, वाइड एग्रीमेंट है, वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है वो। अच्छा, अब मुझे बताएं, दोनों के दोनों वाइड एग्रीमेंट है कि घर बेचने वाला वैलिड है और जुए वाला वैलिड है, घर बेचने वाला वैलिड है। आखिरी कंसेप्ट आज का आपको बता रहा हूं। आप इस एग्जाम्पल को कंपेयर कीजिए, इसमें भी कुछ हिस्सा लीगल है और कुछ हिस्सा इलीगल है। और वो जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल दी थी कि डाका डालेंगे उसके बाद शराफत से ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे, उसमें भी कुछ लीगल है और कुछ इलीगल है। जो पहले वाला था ना, डाका डालेंगे और फिर ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे, उसमें सारे का सारा एग्रीमेंट वॉइड था। इसमें पहला हिस्सा वैलिड, दूसरा। इसकी रीजन क्या है? जो स्टूडेंट रीजन बताएगा 50। शाबाश। वो एग्रीमेंट जो था वो बुनियाद से ही, तो जिस एग्रीमेंट की और कंसेप्ट क्या कह रहे, कंसेप्ट तो समझ रहे पूरा। सवाल भूल गया। सवाल दोबारा पूछे, फिर से सवाल। हमने थोड़ी देर पहले एक एग्रीमेंट डिस्कस किया था जिसमें पहले उन्होंने कहा था कि हम रॉबरी करेंगे और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का बिजनेस करेंगे। उसमें भी पार्ट लीगल और कुछ पार्ट इलीगल था। ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल ये पढ़ी जिसमें पहले उसने घर बेचा और फिर उसके बाद उसने कहा अगर इसमें आप गैम्बलिंग करेंगे तो मजीद पैसे देने पड़ेंगे। इसमें भी पहला एक पार्ट लीगल और एक पार्ट इलीगल है, लेकिन जो पहले पढ़ा था उसमें दोनों चीजें हमने कहा था वाइड है। इसमें हमने कहा पहले वाला एक्ट वैलिड, दूसरे वाला वाइड। इसकी रीजन क्या है? हाथ उठा क्या रीजन है? बेसिकली क्या वाइड? उसकी बुनियाद ही गलत। शाबाश। अब फिर से पूछना, फिर से सुन ले। कंसेप्ट है कोलैटरल का। देखिए इसको एग्जाम्पल, इसको थोड़ी सा ना ये हम समझते हैं। कंसेप्ट ये जब कभी किसी एक केस में 2 एग्रीमेंट रहेंगे, एक लीगल और एक आपने इस रूल को सामने रखना है। अगर पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, इसके दूसरे वाला
इलीगल है तो लीगल वाला वैलिड, ये वाइड। और अगर पहले वाला वाइड है और दूसरे वाला अगर वैलिड हुआ भी वो वाइड होगा क्योंकि कोलैटरल। क्लियर? ये था हमारा कंसेप्ट डिपेंडेंट प्रॉमिस। ठीक है, अगर पहला लीगल है और जो उस लीगल के ऊपर डिपेंडेंट इलीगल है तो पहला वैलिड दूसरा वाइड, लेकिन पहला इलीगल है और दूसरा उसके बाद वाला लीगल है, दोनों वाइड। अच्छा, और अच्छा अगर सुने अगली कहानी, एक ये है एक ये है, ये डिपेंडेंट नहीं है, अल्टरनेट है, ये लीगल है, पैसे दिए और कहा या तो ये करोगे या ये करोगे, अब कौन सा? लीगल वाला। ये अल्टरनेट वाला है। तो अल्टरनेट वाले में और डिपेंडेंट वाले में फर्क समझ आ गया? अल्टरनेट वाले में दोनों साथ साथ चलेंगे, या ये। डिपेंडेंट वाले में पहले एक उसके ऊपर दूसरा एग्रीमेंट बाद में। अगर पहले वाला लीगल तो ऊपर वाला इलीगल है तो लीगल वैलिड, ऊपर वाला फर्क। और अगर पहले वाला इलीगल है बाद वाला लीगल, दोनों फर्क। क्लियर हुई ये बात? ये था हमारा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट पार्टली लॉफुल। अब आते हैं हम माइनर की तरफ। जी कल लेक्चर किस वक्त होगा? अच्छा, चाहते पढ़ना नहीं चाहते आप? चले, अच्छा चले, ठीक है मैं समझ। माइनर वाला हम अभी क्लास ऑफ नहीं, कोई डिस्कशन करनी है आपसे उठाए, लेकिन चूंकि डिस्कशन ऑनलाइन वालों के लिए इररेलेवेंट है इसलिए ऑनलाइन के लिए हम क्लास ऑफ कर देते हैं। जी आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।